चलिए, तो फिर से शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। आपको जो प्लानर दिया गया था उसमें आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा, द प्रोफाइल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हाँ भावनी, गुड इवनिंग बेटा। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी के दो डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन जो एग्जाम में आता है, वो आपको एग्जाम के समय बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत प्रैक्टिस के साथ पढ़ना होता है, वो एग्जाम के समय। लेकिन आप कोई चीज याद कैसे करेंगे, इतनी सारी चीजें? तो उसके लिए आपको एक अप्रोच डेवलप करनी होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको एक पर्टिकुलर अप्रोच डेवलप करनी होती है और उस अप्रोच के आधार पर आपको अपने आप फैक्ट बनने लगते हैं। तो जैसा अपन सोचते हैं ना, कल जैसे हम रिवर पढ़ रहे थे तो मैं बार बार बता रहा था कि ये मानसरोवर से निकलती है, ये सब कुछ याद नहीं करना है आपको। जब आप एक सब्जेक्ट की थीम पे सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो चूंकि अपने आप में सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होता है, अपने आप कैरी फॉरवर्ड होती जाती हैं चीजें। जैसे आप लोग बहुत सारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे, तो आप जो 12th में पढ़े हैं वो पूरा का पूरा थोड़ी आपने याद किया है। 11th जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपके 11th में ही था, लीनियर इक्वेशन 11th में ही था, तो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वैसे ही जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट को करते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट सब आपस में कनेक्टिविटी होती है। तो अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देते हैं तो यदि आपको सभी यूनिट की उस सब्जेक्ट की अप्रोच बिल्कुल क्लियर है तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। इससे सरल एग्जाम क्या होगा, आप सोचो। आपने अभी 12th किया है, 12th में क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, आंसर तो नहीं मिलते थे ना। आंसर आप घर से याद करके जाते थे, अपने मन से लिखना होता था। अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो आप सोचो कितनी बड़ी सुविधा है कि 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक निकालना है आपको। इससे सरल एग्जाम क्या होगा कि आंसर भी सामने लिखा है, तो फिर जरूरत किस बात की है? आपके पास जो क्वेश्चन है उसके सराउंडिंग है, उसका जो पैनोरामा है, उसकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, उसके नेचर को समझना, इसमें आपको मास्टरी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब डिसीजन मेकिंग। 4 परिस्थितियां दी हुई हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको द परफेक्ट की तरफ जाना है। तो परफेक्ट की तरफ तब जाओगे आप जब आपके पास फैक्ट हो, एनालिसिस हो, और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग विकल्प को चुनने का तर्क हो। जैसे कि एक सिंपल बात मैं बोलूं, आप भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं आपको अचानक जानकारी मिलती है कि आपको दिल्ली जाना है, तो आप क्या करोगे भाई? पहले आपके पास तथ्य होने चाहिए ना। तो तथ्य क्या कि यार भोपाल से दिल्ली कैसे जाया जा सकता है, फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, ये तथ्य है। दूसरा, तथ्य का वैल्यूएशन आप करोगे कि यार मुझे सुबह की मीटिंग अटेंड करना है, यदि ट्रेन से जाता हूं तो लेट हो सकते हैं, बस से आते हैं तो लेट हो सकते हैं, क्या फ्लाइट है क्या? तो तथ्य का आप वैल्यूएशन करते हो। वैल्यूएशन के बाद आप को सही चॉइस करनी होती है। आपको यह भी देखना होता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है। क्या सरकार आपको
फ्लाइट का टिकट का पैसा दे रही है, नहीं दे रही है, तो क्यों जेब से लगा के जाओगे? तो आपको यहाँ वैल्यूएशन करना पड़ेगा और इन सब के बाद निर्णय लेना पड़ेगा। तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में क्वेश्चन के बाद उसका वैल्यूएशन और वैल्यूएशन के बाद उसकी अप्रोच, ये सब करने के बाद आप सही निर्णय लोगे। अभी एक मेरे पास मैसेज आया कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, दोबारा मैसेज आया, राकेश करके हैं कोई, कौन सी बुक अच्छी है ये पूछ रहे हैं। जो भी बुक है एथिक्स और इंटीग्रिटी की, याद रखना मार्केट में चाहे आप सुब्बा का राव को ले लो, चाहे कोई भी बुक ले लो, आपके पास जो भी बुक है वो बुक फिलॉसफी बेस्ड लिखी हुई है। आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में क्या आता है। आपको बुक पढ़ने के बाद उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नोट करके, नोट्स बना के फिर एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। एकदम से आप ऐसा नहीं कह सकता मैं कि कोई एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ लो और बोलो कि एथिक्स इंटीग्रिटी कवर हो जाए। जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में तो तुलसीदास भी है। अब आप कोई बुक लेते हैं तो उसमें सोचते हैं कि तुलसीदास के बारे में लिखा होगा, तो आप कोई भी बुक लेके देख लो, तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा है उसमें। अब तुलसीदास के विचारों का प्रशासन में क्या उपयोग एग्जाम में, तो ये आना है। तो तुलसीदास ने तो अपने विचार बता के थोड़ी गए थे किसी को कि मेरे ये विचार हैं और उसका प्रशासन में यह उपयोग है, या उनके जीवन परिचय से आप विचार पढ़ोगे क्या? आपको अपने मन से कि तुलसीदास ने क्या रचित किया। तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की, यदि तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लिखते हैं तो राम की जो मर्यादा है, राम का जो डिसिप्लिन है, राम का जो कमिटमेंट है, वो प्रशासनिक अधिकारी को नहीं चाहिए क्या? लो हो गए विचार। राम की जो ऑनेस्टी है, यही तो एथिक्स है। तो जब प्रत्यक्ष रूप से उस थिंकर के विचार कहीं ना दिए हों, तुलसीदास अपने विचार थोड़ी लिख के गए कहीं कि एथिक्स के पेपर में आएंगे। तो जब प्रत्यक्ष रूप से उसके विचार ना दिए गए हों तो आप क्या करना है, आपको उसकी रचनाएं दिमाग में लानी है और फिर रचनाओं के पात्र, वहां से उसके विचार निकाल लेंगे। वहां से तो अचानक से कोई आपसे पूछ ले कि माखनलाल चतुर्वेदी के विचार लिखो, कहां से पाओगे अचानक से? फट से तुरंत सोचना है यार माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी रचनाएं रची, देशभक्ति की रचनाएं ना। तो आपको उन रचनाओं से 4-5 फैक्ट निकाल लेने हैं कि उन्होंने किस रचना में इंटीग्रिटी की बात की, किसमें नैतिकता की बात की, किसमें लॉजिकल एबिलिटी की बात की। तो ये वास्तव में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए खैर आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और बहुत ध्यान से सुनना है। आज कोई पीपीटी नहीं मैं दिखा रहा हूँ, स्टोरी बेस में चलेंगे आज, और ध्यान से सुनोगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एक्चुअल में आप इकोनॉमिक्स पढ़ भी रहे हैं, अभिमन्यु सर आपको पढ़ा रहे होंगे, इत्तेफाकन मेरा भी टॉपिक आ गया बीच में, तो एक ही लेक्चर है तो मेरा इसमें पर्पज है कि जो भी बताऊं आपको उसको आप बेहतर समझ पाए। खैर इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला, बाजार। इकोनॉमिक्स का सबसे प्राइमरी एलिमेंट है बाजार, जहां पे वायर और सेलर, क्रेता और विक्रेता अपनी एक्टिविटी कर सकता है।
तो 3 एलिमेंट हो गए, बाजार मार्केट, बायर सेलर, एंड द फोर्थ वन रेगुलेटर। बाजार मतलब कीमतें वस्तुओं की कैसे घटेंगी कैसे बढ़ेंगी, इसका कोई रेगुलेटर भी तो चाहिए। ये तो मन मर्जी से वस्तुएं घटती बढ़ती रहेंगी कीमतें, तो एक रेगुलेटर चाहिए। तो रेगुलेटर कौन होगा? बाजार में वस्तुओं किस मूल्य पे मिलेंगी इसको रेगुलेट करने वाला कौन होगा? इस आधार पे इकोनॉमिक्स होती है 3 टाइप की। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बाजार ही बाजार को रेगुलेट कर ले, कोई भी करेगा, मतलब इसका डिमांड और सप्लाई के आधार पे, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। आप हर साल अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं प्याज का, डिमांड अधिक रहती है सप्लाई कम हो जाती है, प्याज महंगी हो जाती है, लोग बाजार ने ही कीमतें निर्धारित कर ली। लेकिन अपने इंडिया में नहीं होता ऐसा। गवर्नमेंट क्या करती है, बाजार प्याज के निर्यात पर रोक लगा देती है, लोग सप्लाई बढ़ जाती है इंटरनल मार्केट में, रेगुलेट हो गई चीजें। तो जब बाजार डिमांड और सप्लाई के आधार पे खुद को रेगुलेट करता है तो उसको हम कह सकते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बहुत सारी बातें हैं, मैंने कहा ना एक लेक्चर में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, सरकार ही सब कुछ तय करे, इसको बोलेंगे कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा, बाजार और सरकार दोनों मिलके काम करें, इसको बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये रेगुलेटर कौन होगा बाजार का, इस आधार पे इकोनॉमी होती है 3 टाइप की। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और 1776 में ही अमेरिका आजाद हुआ था, तो अमेरिका ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को एडॉप्ट कर लिया। दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी, रशिया से जन्म हुआ उसका, बाजार और सरकार दोनों का रोल है मार्केट में। तीसरी इकोनॉमी कम्युनिस्ट इकोनॉमी, काफी कुछ चाइनीज मॉडल है, तो वहां पे सरकार ही सब कुछ डिसाइड करती है, सरकार ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो ऐसे में 3 प्रकार की इकोनॉमी हमें समझ में आती है। अब पूरी अर्थव्यवस्था इस बात से चलती है कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर मार्केट कैसे चलेगा, या हम एक लाइन में बोल दें वस्तुओं की कीमतें कैसी घटेंगी और कैसे बढ़ेंगी। इसी को पढ़ा देता हूं आज। वस्तुओं की कीमतें क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पुरानी विचारधारा जिससे आप सभी परिचित हैं, चाहे इकोनॉमिक के फॉर्म में परिचित हो चाहे ना हो, पर व्यवहारिक पक्ष में तो परिचित है। वस्तुओं की कीमतें डिमांड और सप्लाई के आधार पर घटती बढ़ती हैं। जब डिमांड अधिक होगी सप्लाई कम होगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। जब डिमांड कम होगी और सप्लाई अधिक होगी, कीमतें घट जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा न्यू क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई को कुछ और भी रेगुलेट करता है। डिमांड और सप्लाई और वस्तुओं की कीमतों को कोई और भी रेगुलेट करता है सरकार के अलावा। तो कौन रेगुलेट करता है? करेंसी। अब करेंसी तो कुछ होती नहीं है, करेंसी तो टोकन है, उस टोकन के बदले आप चीजें खरीद लेते हो।
तो ये करेंसी कैसे रिलीज इफेक्ट करती है? करेंसी इफेक्ट डालती है अपनी मात्रा से, जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं लिक्विडिटी, हिंदी में बोलते हैं तरलता। तो तरलता क्या है, लिक्विडिटी क्या है? आपके पर्स में 1,000 रुपए रखें, आपके पर्स में 1,000 रुपए रखें और 1,00,000 रुपए का चेक रखा है पोस्ट डेटेड, तो आपके पास ऐसे कितने रुपए हैं जिनको आप अभी कंज्यूम कर सकते हो? मात्र 1,000। तो आपकी लिक्विडिटी हुई 1,000 रुपए, क्योंकि 1,00,000 का चेक रखा है, आप उसको कैश नहीं कर सकते निश्चित है। हाँ, जिस दिन वो आप चेक लगाओगे उस दिन वो लिक्विड हो जाएगा। तो कंज्यूमर के पास या मार्केट में उपलब्ध वो करेंसी जो तुरंत चलेगी मार्केट में, वो कहलाती है तरलता। व्यक्ति के पास उपलब्ध वो पैसा जिसको वो तुरंत खर्च कर सकता है, 50 लाख की एक एफडी जेब में डाल के घूमो, एक चाय ना पिलाए कोई चाय वाला आपको, उसको भले ही दिखा दो कि मेरी 20 साल बाद एफडी क्लियर होने वाली, वो हंसेगा, वो चाय नहीं पिलाएगा 5 रुपए की। क्यों? उसको तो तरल चाहिए, लिक्विड दो उसको। तो इकोनॉमिक्स में करेंसी की वह मात्रा, वह करेंसी जो प्रेजेंट में कैश हो जाएगी, चलेगी, वो कहलाती है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी मार्केट को और वस्तुओं की कीमतों को बड़ा प्रभावित करती है कि वस्तुओं की कीमतें कब घटेंगी कब बढ़ेंगी। वो आजकल लिक्विडिटी के थ्रू ही रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, इन्फ्लेशन को, महंगाई को। तो एक ख्याल हमारे बचपन में सबके दिमाग में आता है कि यार इतनी गरीबी है देश में और सरकार ही नोट छापने का अधिकार रखती है, तो सरकार नोट छाप के क्यों नहीं दे देती है गरीबों को? आज भले ही आपके मन में ये विचार ना हो, पर बचपन में तो सबके आता है। उसका हल भी आज यहाँ हो जाएगा उस समस्या का। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी ऐसे असर दिखाती है कि आपके पास जितना अधिक पैसा होगा महंगाई उतनी बढ़ेगी। मतलब हम बोले तो लिक्विडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। महंगाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मार्केट में जितनी लिक्विडिटी होगी, आपकी जेब में जितना ज्यादा पैसा होगा, आपके पैसे की वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे आपकी जेब में 100 रुपए है, आपको पोहे खाने जाना है, एक दुकान में 20 रुपए के पोहे मिलते हैं, साफ सुथरी अच्छी सी लोकेशन है उसकी, आप 20 रुपए के पोहे खाए। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसकी जेब में 20 रुपए है, उसको भी पोहे खाना है, वो बाजू वाले ठेले से खा लेता है 5 रुपए में, दोनों ने पोहे खा लिए। एक का 5 रुपए पोहे के बराबर चला और आपका 20 रुपए पोहे के बराबर चला। तो किसके पैसे की वैल्यू अधिक है? जिसने 5 रुपए में पोहे खाए। सिंपल मैथमेटिक्स है। 5 रुपए इक्वल टू एक प्लेट पोहा और 20 रुपए इक्वल टू एक प्लेट पोहा। तो वैल्यू किसकी अधिक है? किसके 5 रुपए की वैल्यू अधिक है? जिसके पास पैसा कम था। मतलब व्यक्ति के पास जब पैसा अधिक होता है तो उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति उस पैसे को अनावश्यक भी खर्च कर देता है और चीजें महंगी हो जाती हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगी लिक्विडिटी पे। आप सभी ने, एक सेकंड, एक फिल्म देखी होगी
ना देखी हो तो थोड़ा सा आज यूट्यूब पे देख लेना, इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी उससे। वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, अजय देवगन था उसमें और कंगना रनौत, ध्यान आ गया होगा जिनने देखी होगी। वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, जिसने ना देखी हो यूट्यूब में जो वाला सीन मैं बता रहा हूं वो देखना, आपको समझ में आएगी इकोनॉमिक्स। सुमित ने देखी है, सुमित ध्यान से बताना। जब अजय देवगन पहली बार कंगना रनौत से मिलने जाता है तो उसके लिए गिफ्ट क्या लेके जाता है? एक जामफल, अमरूद, 400 रुपए में, 400 रुपए में एक अमरूद खरीद के ले जाके उसको देता है। अब जो वहां जाके बोलता है ना, पूरी इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगी। वहां जाके वो कंगना रनौत से बोलता है कि तुम्हें गिफ्ट देने के लिए कोई महंगी चीज नहीं दिखी, तो मैं सस्ती चीज को महंगा खरीद के लाया, सस्ती चीज को तुम्हारे लिए महंगा खरीद के लाया। 5 रुपए के जाम को 400 रुपए में ले जाके गिफ्ट दे दिया। अब मान लो उस ठेले वाले पास अजय देवगन जैसे ही लोग जाम खरीदने आए, जिनके पास पैसा बहुत अधिक है, तो वो एक जाम कितने में बेचेगा फिर? 400 रुपए में। एक जाम 400 रुपए में बेचेगा फिर, क्योंकि उसके पास जानबूझ के कह रहे हैं कि मुझे 400 रुपए में दो। जाम की कीमत हो गई 400 रुपए। अब उस ठेले वाले का भाई भी ठेला लगाता है जाम का, दोनों मंडी से एक साथ जाम लाते हैं, पर ये वाला भाई उस रास्ते में खड़ा होता है जहां अमीर लोग जाम खरीदने आते हैं, दूसरा भाई गरीब इलाके में जाता है, सेम अमरूद। अब वो ठेला लगाता है, अब 5 रुपए का एक जाम बेचता है, पर उससे लोग जबरदस्ती बार्गेनिंग करके 4 रुपए का ले जाते हैं। अब देखो, दोनों भाई मंडी से एक साथ जाम लेके आए, एक जाम बिक रहा है 4 रुपए में और एक जाम बिक रहा है 400 रुपए में। तो 4 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर है? एक जाम के बराबर। और दूसरे केस में 400 रुपए की वैल्यू है एक जाम के बराबर। तो 400 रुपए जिन लोगों के पास हैं, हम कह सकते हैं कि अजय देवगन का 400 रुपए उस व्यक्ति के 4 रुपए के बराबर है जिसने 4 रुपए में जाम खरीदा है। तो उन लोगों के पास पैसा ज्यादा था, लिक्विडिटी ज्यादा थी, तो उनके पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो जब भी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तरलता ज्यादा होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, तो लोग क्या करते हैं? अनावश्यक खर्च करते हैं। जैसे मान लो बैंक आज घोषणा कर दे कि कार लोन 50% सस्ते हो रहे हैं, हाउस लोन 50% सस्ते हो रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स तुरंत दिमाग लगाने लगेंगे, यार एक अपना मकान तो है ही, लोन सस्ता है, एक और ले लेते हैं, किराए से चला देंगे। अनावश्यक लोन ले, एक कार है एक और ले लेते हैं, बेच देंगे बाद में। अनावश्यक खर्च करने लगेंगे। जब ये अनावश्यक खर्च करने लगेंगे तो क्या होगा? आपके पिताजी जैसा सोच रहे हैं वैसे ही तो पड़ोसी सोच रहा है, उसका पड़ोसी भी वही सोच रहा है, तो मार्केट में डिमांड बढ़ गई कार की और मकान की। और डिमांड इतनी बढ़ गई कि कार निर्माता कंपनियों के पास उतनी सप्लाई ही नहीं है, मार्केट में उतने मकान खाली ही नहीं है, और बैंक ने जबरदस्ती घोषणा करके डिमांड बढ़ा दी और सप्लाई उतनी है नहीं। अब कार निर्माता फायदा उठाएगा, बोलेगा जो कार मैं 5 लाख की बेचता था भैया 5.5 लाख की बेचूंगा, जिसको लेना हो लो, ना लेना हो ले लो, क्योंकि उसके पास कस्टमर की कमी नहीं है आज। अब 5 लाख की कार की वैल्यू हो गई 5.5 लाख लो। तो अब क्या करेगा रिजर्व बैंक? एसबीआई से कहेगा कैसे
वो अपन आगे पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ऐसे उपाय करेगा कि एसबीआई को मजबूरी में लोन महंगे करने पड़ जाएंगे, बैंक को लोन महंगे करने पड़ जाएंगे। बैंक लोन महंगे कर देगा तो क्या होगा, जो कार खरीदने वाले थे वो क्या कर देंगे, पेंडिंग कर देंगे, अभी नहीं लेते आप, बाद में लेंगे, बहुत महंगा लोन है, 6% मिल रहा था अभी 4 महीने पहले, 10% है, पागल थोड़ी है, लूंगा मैं, नहीं कर देंगे, आप कैंसिल कर दोगे, परचेजिंग को पोस्टपोन कर दोगे। तो क्या होगा जब पोस्टपोन कर दोगे, तो आपके जैसा तो सब सोच रहे हैं, आपके जैसा सभी सोच रहे हैं, तो कंपनियों की कार बनी रखी रहेगी जैसा अभी हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए कार के, कोई खरीदेगा ही नहीं कार, बहुत कम खरीदेंगे। तो अब क्या हुआ, डिमांड बिल्कुल कम हो गई, सप्लाई पहले से बहुत ज्यादा है, तो पहली बात तो सेल लगेगी, सेल लगा के किसी तरीके से अपना माल बेचेंगे और नया प्रोडक्शन करेंगे नहीं। अब जब नया प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो देश में बेरोजगारी आ जाएगी। सब चीजें आपस में इंटरलिंक है, और बेरोजगारी आएगी तो क्या होगा, अपराध बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा तो क्या होगा, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स सीधा असर दिखाती है समाज पे, और समाज सीधा असर दिखाता है इकोनॉमिक्स पे, और इकोनॉमिक्स सीधा असर दिखाती है ज्योग्राफी पे, और ज्योग्राफी सीधा असर दिखाती है इतिहास पे। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये मैं बता रहा था कि महंगाई कैसे, कभी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे ना महंगाई कैसे घटती बढ़ती है, दो ही कारण हो सकते हैं महंगाई के घटने बढ़ने के। हाँ, आज नवरात्रि का पूजन है और एप्पल महंगे हो गए, ये कोई महंगाई का घटना बढ़ना नहीं है इकोनॉमिक्स में, कल फिर सस्ते हो जाए। एक लंबे समय के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वस्तुओं की रेट का कम हो जाना या बढ़ जाना महंगाई का कम होना या बढ़ना कहलाता है। ऐसा नहीं बढ़ेगी महंगाई कि आज सोचो कि कल नाग पंचमी है और दूध महंगा मिल रहा है पर शाम को सस्ता हो गया तो बोलो कि महंगाई, ऐसे थोड़ी महंगाई घटती बढ़ती। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उसमें महंगाई घटती बढ़ती है। तो कोई पूछे तो बोलना दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन इम्बैलेंस हो गया है, डिमांड मार्केट में अधिक है, सप्लाई कम है, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, लिक्विडिटी अधिक है मार्केट में, लोगों के पास पैसा अधिक है, अनावश्यक वस्तुएं खरीद के वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बस ये दो ही कारण है। कौन कम करेगा, यदि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो बाजार ही बाजार को कंट्रोल करेगा सप्लाई को बढ़ा के, और यदि इंडिया जैसी सोशलिस्ट इकोनॉमी है कर लेंगे कंट्रोल सरकार। सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, 2 मिनट में सुन लेते हैं। सरकार के पास एक बहुत अच्छा उपाय है महंगाई को कंट्रोल करने का, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे कम होगा, सुनते हैं। इस साल प्याज बहुत अधिक हो गई, इतनी अधिक हो गई कि किसान मंडी में 2-2 रुपए किलो में बेच रहे हैं। अब ऐसा किसान जिसका मंडी घर से बहुत दूर है तो उसको मंडी तक प्याज ले जाने में जितना खर्च होना है, पता चला मंडी जाके बेचने पे उतना भी नहीं मिल रहा है। क्यों, इतनी अधिक प्याज है मंडी में कि वो दलाल जो प्याज खरीद रहा है वो भी नेगोशिएट करता है, वो भी बार्गेनिंग करता है, हम 2 रुपए में नहीं 1.5 रुपए में लेंगे, देखो बाजू वाला दे रहा है 1.5 रुपए में लो। तो बेचारा किसान क्या करेगा, प्याज अपनी फेंक देगा कि इसको तो बेचने में ही घाटा है, कर्ज में डूब जाएगा, फांसी लगा ले। तो अब सरकार आ जाएगी बीच में, सरकार बोलती है कि प्याज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि
₹5 किलो में किसान से सरकार प्याज खरीद लेगी। किसान खुश, अब नहीं लगाएगा फांसी, अब अपनी प्याज को ट्रैक्टर पर रख के बेचने जाएगा सरकार को। तो अब जो मंडी में लोग खरीदते थे दलाल, वो खरीद पाएंगे क्या ₹2 में? कौन बेचेगा उनको ₹2 में? किसान जाके सरकार को बेचाएंगे। तो दलाल को कितने में मिलेगी? ₹5 से तो ऊपर ही मिलेगी। तो सरकार ने देखो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया? सप्लाई को कम कर दिया, अपने पास रख ली प्याज। अब बात आती है, अगले साल किसान डरा हुआ है कि भैया पिछली बार तो सरकार ने बचा लिया, नहीं तो आफत हो जाती, प्याज तो बिक ही नहीं रही थी मार्केट में। तो किसान ने प्याज ही नहीं उगाई, बहुत कम उगाई लोगों ने प्याज। अब जब बहुत कम उगाई, प्याज महंगी हो गई, मतलब डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हो गई। पिछली बार सप्लाई ज्यादा हो गई थी तो फिक रही थी, इस बार सप्लाई बिल्कुल कम हो गई तो बहुत महंगी हो गई। अब महंगी हो गई तो लोग प्याज ही नहीं खा पा रहे हैं, फिर सरकार आ जाएगी। पिछले साल की प्याज सरकार ने जो किसान से खरीदेगी, तो सरकार के कौन से होटल चल रहे हैं कि सरकार वहां काट काट के बेचेगी, खिलाएगी? कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है। तो सरकार क्या करेगी? बोल देगी लो भैया सरकारी मंडियों में प्याज आ गई। अभी किया था ना सरकार ने, मई के महीने में सरकारी मंडियों में आ जाएगी प्याज, सरकार बेचने लगेगी। लो सप्लाई पूरी हो गई। और मान लो इस साल भी प्याज खूब हो गई, फिर क्या करेगी सरकार? जो रखी है उसको निर्यात कर देगी, जीडीपी बढ़ा लेगी अपनी, एक्सपोर्ट कर देगी। मतलब कहने का यह है, यही सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि सामान्य परिस्थितियों में बाजार ही बाजार को कंट्रोल करता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो बाजार में सरकार अपना रोल निभाती है, बाजार को नियंत्रित करने में। इसको बोलते हैं मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट प्रकार की अर्थव्यवस्था। ऐसा ये कुछ इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई है आज आपको। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसी में कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा प्रोफाइल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोफाइल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, कल इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही बैठ के कहानी सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। अब जो आज पढ़ाया इसका पीडीएफ, वही रोज की कहानी, जिसको चाहिए हो मुझे फटाफट व्हाट्सएप कर देना 7898697070 7898697070 पर। एक और बात, किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया है तो आप याद रखें, आप जिस भी ग्रुप से जुड़े होंगे उस ग्रुप में लेक्चर्स की लिंक आ रही होगी, आप उस पर्टिकुलर लेक्चर की लिंक पे क्लिक करके YouTube में सुन सकते हैं। मेरा तो कहना है कि वो लिंक से वो सुने जो क्लास में नहीं आते हैं। ये भावनी रोज आता है कि आती है, पता नहीं मुझे, तो डायरेक्ट सुने। लाइव सुनने का जो मजा है, ये स्पॉन्टेनियस जो एग्जाम्पल दिमाग में आते हैं, वो पढ़ने का जो आनंद है वो रिकॉर्डेड में नहीं। खैर, जिसका मिस होता है वो वहां पे सुन सकता है। इससे रिलेटेड मटेरियल के लिए मुझे व्हाट्सएप करना, 10-5 मिनट से मैं आपको वो मटेरियल दे दूंगा। चलो, गुड नाइट, सब बढ़िया पढ़ो, आनंद में रहो, एंजॉय करो, और ये जो क्लासेस चल रही हैं इनमें सीखो कुछ ना। ठीक, चलो, खुश रहो भावनी।